सुषमा अपने बड़े बेटे योगेश और उसकी पत्नी मधु के साथ दिल्ली में रहा करती थी। सुषमा का छोटा बेटा विकास लंदन में पढ़ाई करके वहीं पर जॉब किया करता था। साथ ही उसने लंदन में ही रहने वाली एक एलन नाम की लड़की से शादी भी कर ली थी। एलन के माता पिता इंडिया से ही थे, इसलिए एलन हिंदी और लंदन सभ्यता के बीच में पली बड़ी थी। ऐसे ही एक दिन सुषमा विकास से फोन पर बात करती है और कहती है, अरे बेटा, कितना वक्त हो गया है, तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती क्या? और तूने तो वहाँ पे शादी भी कर ली। अरे मेरे सारे ख्वाब तो अधूरे ही रह गए। माँ माँ माँ, अरे क्यों चिंता करती हो? अरे आपको पता है, मैं और एलन बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं, वो भी हमेशा के लिए। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है बेटा, लेकिन मेरी तो आंखें तरस गई है तुझे देखने को। अरे बेटा, अब तू ज्यादा देर मत कर, जल्दी से आ जा बस। मैं अपनी छोटी बहू को ना बहुत लाड प्यार करना चाहती हूँ। हाँ माँ, हम जल्दी से आपके पास आ जाएंगे, आप ना इतनी चिंता मत करो। इतना कहकर विकास फोन रख देता है और विकास के आने की बात सुनकर सुषमा बेहद खुश होती है। जिसके बाद घर में सभी को विकास और एलन के आने की खबर सुनाती है। वहीं मधु अपने देवर और देवरानी के आने की खुशी की खबर सुनकर मुंह बना लेती है। इतने सालों से तो दोनों मियाँ बीवी लंदन में रह रहे थे और मैं यहाँ अकेली सारी सेवा कर रही हूँ अपनी सास ससुर की, और अब ये दोनों आ रहे हैं और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि माँ जी तो उनके लिए आगे से आगे एक चीज बढ़ चढ़ कर करेंगी। लेकिन मैं भी अपनी इतने सालों की मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं आज से ही अपने पति को प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए भड़काना शुरू कर दूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों आए और सब कुछ हड़प के ले जाएं। अपनी बेवजह की बातों में उलझी हुई मधु किसी से कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार विकास और एलन दोनों दिल्ली में अपने फैमिली के पास आ जाते हैं। सुषमा बड़ी ही ज्यादा खुश होती है और दोनों की आरती उतार कर अपने बहू और बेटे का स्वागत करती है। जिसके बाद वह चावल का भरा कलश एलन के पैरों के सामने रख देती। छोटी बहू, ये कलश को ना अपने पैर से गिराओ और अब अपने ससुराल में ना गृह प्रवेश करो। ओके सासू मॉम, जैसा आप कहें। एलन गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है, जिसके बाद सभी लोग हंसी खुशी नई बहू का स्वागत करते। सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था। विदेशी बहू ने घर में आते ही सभी का दिल जीत लिया था। छोटी बहू, तू क्या क्या बना लेती है? अब मेरा मतलब हिंदुस्तानी खाने में क्या क्या आता है तुझे बनाने? सासू मॉम, खाना तो आता है लेकिन बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं आता है। थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, दाल चावल या खिचड़ी। इससे ज्यादा तो मुझे बस बर्गर, पिज्जा, पास्ता ये सब बनाना ही आता है। आप तो जानती हो ना कि लंदन में बना बनाया खाना ही मिल जाता है, तो लोग घरों में बहुत कम खाना बनाते हैं। चल बेटा, कोई बात नहीं, तुझे जो आता है वही बना दे। तेरी पहली रसोई है बेटा, तुझे जो मन करे ना तू बस वही बना दे अच्छे से। वैसे माँ, आपकी छोटी बहू जो बनाती है ना बहुत अच्छा बनाती है। एक बार बस खा कर देखो इसके हाथ का, फिर तो आप रोज बोलोगी कि मुझे इसी के हाथ का खाना है। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए बातें चल रही थी कि अगली सुबह एलन अपनी रसोई की पहली रस्म करती है, जिसमें अपनी समझ के अनुसार वह सभी के लिए वेजिटेबल, खिचड़ी, सैंडविच और बर्गर बनाती और नाश्ते के लिए टेबल पर लगा देती। ये सारी चीजें देखकर मधु एलन को ताना देते हुए कहती है, आए हाय, ये सब कुछ क्या है देवरानी जी? अरे सुबह सुबह नाश्ते में खिचड़ी कौन खाता है? ये सैंडविच तक तो समझ आता है, लेकिन ये बर्गर? क्या बात है देवरानी जी, आप तो सबको बीमार करने पे तुली हो। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो कुछ भी बनाया है सब कुछ बहुत हेल्दी है। इस बर्गर में सारी अच्छी वेजिटेबल्स हैं और बर्गर बना भी तो मैदा का नहीं है। सैंडविच में भी मैंने ब्राउन ब्रेड और बाकी सारी अच्छी फ्रेश सब्जियां ही यूज की है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। और खिचड़ी तो वैसे ही हेल्दी होती है सबके लिए। अरे बहू, तूने जो भी बनाया ना सब ठीक है। अच्छा रुक जा, मैं ना खा के देखती हूँ तूने कैसे बनाया है। खाना तो बहुत अच्छा बनाया बहू तूने। मुझे खाना बहुत अच्छा लगा तेरे हाथ का।
थैंक यू सासू मम, आपको पसंद आ गया, बस इतना ही है बहुत मेरे लिए। मानना पड़ेगा बहू, तू चाहे लंदन की हो या इंडिया की हो, मगर तूने इतने प्यार से खाना खिलाया ना, तूने तो दिल जीत लिया हम सबका। सुषमा के साथ घर के सभी लोग भी एलन के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि मधु का पति भी एलन के खाने की खूब तारीफ करता है। सभी के मुंह पर बस एलन की तारीफ ही होती है। ये सब देखकर मधु बहुत बुरी तरीके से जल जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। एलन खुद को अपने इंडियन ससुराल के अकॉर्डिंग ढाल लेती। ऐसे ही धीरे धीरे सुषमा की मदद से एलन इंडियन खाना बनाना भी सीख जाती और अब पहले से भी ज्यादा एलन की तारीफ होने लगती। जब से फिरंगी बहू आई है ना घर वालों ने तो जैसे मेरी कदर करना ही छोड़ दिया है। पहले तो हर काम के लिए मधु बहू ये कर दे, मधु बहू वो कर दे, ऐसे किया करते थे, लेकिन अब तो अपनी मधु बहू को जैसे भूल ही चुके हैं। और अब देखो सब एलन फैलन करते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाथ मसलती रह जाऊं और मेरे सास ससुर बिना किसी को बताए ही सब कुछ अपनी एलन के नाम कर दे। नहीं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। आने दो आज इन्हें, मैं इनसे अच्छे से बात करूंगी आज तो। शाम होते ही योगेश ऑफिस से घर आता है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसके बाद योगेश कमरे में चला जाता है। तभी मधु भागकर उसके पीछे जाती है और फटाक से उसके कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती। ये देखकर योगेश कहता है, क्या बात है मधु, मुझे लगता है आज तुम प्यार करने के मूड में हो। अजी प्यार गया तेल लेने, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए दरवाजा बंद किया है। ऐसी क्या बात है मधु जो बंद दरवाजे में ही होगी, खुले दरवाजे में नहीं हो सकती? अजी सुनिए, बात ऐसी है ना कि मैं चाहती हूँ आप माँ बाबूजी से बोलकर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने नाम कर लीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बंटवारा जायदाद का क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे पास दिमाग भी है? तुम्हारे दिमाग में ये सब आ कहाँ से गया? वहीं से आया है जहाँ से आना चाहिए। अरे मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आपने देखा नहीं है क्या? जब से विकास और उसकी बीपी इस घर में आए हैं ना, तब से हमारी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। सब कुछ तो बस वही दोनों हो गए हैं। अरे ऐसा होता है क्या? अरे कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये लोग हमें दूध में पड़ी मक्खी जैसे निकाल के फेंक दे, फिर हम ना तो घर के रहे और ना ही बाहर के रहे। इसीलिए कह रही हूँ, वक्त रहते बात समझ लो, अपने लिए प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग लो। मधु की कही बातें कहीं ना कहीं योगेश के दिमाग में गलतफहमी की तरह बैठ जाती और आखिरकार मधु भी अपनी चाल में कामयाब हो जाती। अब आए दिन मधु योगेश को बंटवारा करने वाली बात के लिए उकसाती है और ऐसे ही शाम को जब योगेश बंटवारे की बात अपनी माँ से करता है तो सुषमा अपना माथा पकड़कर बैठ जाती और कहती है, हे भगवान, कैसी बात कर रहे योगेश तू? अरे तुझे क्या हो गया? तुम दोनों भाइयों में तो इतना प्यार है, फिर ये क्यों सोचा कि घर का बंटवारा हो? अरे शांति से रहो ना इसी घर में। भला ऐसा क्या हो गया बेटा जो तू बंटवारे की बात कर रहा है? वो सब मुझे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि अब मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। दोनों माँ बेटे की बहस सुनकर एलन और विकास वहाँ आ जाते हैं और विकास बोलता है, भैया क्या हो गया आपको? आप माँ से लड़ क्यों रहे हो और ये बंटवारे की बात क्यों कर रहे हो आप? तुम तो चुप ही रहो, ये सब कुछ ना तुम्हारे और तुम्हारी इस फिरंगी बीवी की वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया भैया? हाँ भैया, इसने क्या किया है? इसने तो कभी नहीं कहा इसको प्रॉपर्टी चाहिए। कहीं नहीं है तो क्या, लेकिन तुम दोनों के इरादे मैं अच्छे से जान चुका हूँ। तुम दोनों लंदन से इंडिया इसलिए आए हो ताकि तुम ये घर अपने नाम करा सको। आपको कोई गलतफहमी हो रही है भैया, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। अरे लंदन में हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि इंडिया वाले इस घर जैसे 10-12 घर हम यूं ही खरीद ले। हमें भला इस प्रॉपर्टी की क्या ही जरूरत है? हम तो बस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए लंदन से यहाँ पर आए हैं। लेकिन अगर आपको हमारे यहाँ रहने से दिक्कत है तो मैं और विकास जी वापस लंदन चले जाते हैं, बट प्लीज आप घर के बंटवारे की बात मत कीजिए। एलन की बातें सुनकर योगेश चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। घर में चल रहे कलेश से सुषमा की तबीयत खराब होने लगती है और उसे तेज बुखार हो जाता है। एलन अपनी सास की खूब सेवा करती है और बुखार कम करने के लिए ठंडी पट्टियां उसके सर पे रखती है। तभी बुखार में
अरे मैं नहीं चाहती कि कोई बंटवारा हो। इतने सालों के बाद तो मेरा बेटा मेरे पास आया है, और अगर बंटवारा हो गया तो वो वापस लंदन चला जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाहती ऐसा हो। मैं नहीं करवाऊंगी बंटवारा कोई। मैं नहीं चाहती कि कोई बंटवारा हो। अगर बंटवारा होगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं अपने जिगर के टुकड़ों को आधा आधा कैसे 2 टुकड़ों में कर दूं? सुषमा की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी हुई मधु सुन लेती है और मधु खुद से बोलती है। मैं सब जानती हूँ कि ये बुढ़िया सारा नाटक कर रही है ताकि इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से ना करने पड़े, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी सब जानती हूँ कि कैसे मुझे क्या करना है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन सुषमा की हालत में कोई सुधार नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मधु भी अपने किसी न किसी जानकार वाले वकील से प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेती है। और एक शाम को जब सुषमा गहरी नींद में दवाई लेकर सो रही थी, तभी मधु अपनी सास के कमरे में आती है और वहीं प्रॉपर्टी के पेपर पर सुषमा का अंगूठा लगवाकर कहती है, ये लीजिए सासू माँ, हो गया मेरा काम तो। अब आप चाहे भगवान को प्यारी क्यों ना हो जाए, मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी मिल गई बस। वहीं अब मधु प्रॉपर्टी के कागज लेकर बाहर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ घर के सभी सदस्य आकर उसे घेर लेते हैं और ये देखकर सुषमा भी उठकर बैठ जाती है। तभी एलन बोलती है, दीदी, आप प्रॉपर्टी के लिए इतना गिर जाएंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर आपको पैसा ही चाहिए था तो आप मुझे बोल देती, मैं खुशी खुशी आपको दे देती। पर आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने सबकी नजरों में मुझे नीचे दिखाना चाहा, हमेशा मेरी अच्छाई को दबाना चाहा। मैं भले ही लंदन में पली बड़ी हूँ, लेकिन मैं फैमिली और फैमिली मेंबर्स की इम्पोर्टेंस को हमेशा अपने दिल में रखती हूँ। और आप तो भारतीय नारी होने पर भी धब्बा लग रही हो। अरे शर्म कर बहू, थोड़ी तो शर्म कर। तुझे जो काम करना चाहिए वो तो तू करती नहीं है, और जो तुझे काम नहीं करना चाहिए वो तू जरूर कर देती है। अरे बेटा, लोग क्या सोचेंगे? तूने कभी सोचा है अरे समाज में कितनी बदनामी होगी? जरा सोच बेटा, लोग क्या कहेंगे? विदेशी बहू ने आते ही घर को इतने अच्छे से संभाल लिया, और जिससे उसकी बड़ी बहू को इतनी जलन हुई कि उसने घर में जहर फैला दिया और घर के 2 हिस्से करवा दिए। माँ सही कह रही है भाभी। आप पर तो मुझे पहले दिन से शक था कि आप कोई न कोई षड्यंत्र रचने के फिराक में हो। इसलिए मैंने भाई से अकेले में बात की और सारा मामला जाना और उनको समझाया, और हम लोगों ने प्लान बनाया ताकि आपका असली रूप सबके सामने आ सके। भाभी, अगर हम आपको अच्छे नहीं लगते थे तो आप हमसे कह देती, हम वापस चले जाते। कम से कम माँ को दुख तो ना देती। सभी की बातें सुनने के बाद मधु को बहुत अफसोस होता है और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भी होते हैं। मधु जल्दी से उन कागज को फाड़कर फेंक देती है और सारे टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से भागकर सुषमा के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। कुछ समय के लिए मेरे मन में लालच जरूर आ गया था, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि आप सभी लोग मेरे अपने हैं और आप सब लोगों के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। अरे अगर तुझे माफी ही मांगनी है ना तो छोटी बहू के सामने मांग, क्योंकि तूने उसी के साथ तो इतना गलत किया है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी अपना समझ नहीं पाई। बस अपने मन में तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ गलत सोचती रही और मुझे वही सब सच नजर आने लगा। मैं जान गई हूँ कि तुम कभी भी बुरा नहीं करोगी और हमेशा मेरे परिवार को एक साथ संजो के रखोगी। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे इस इंडियन ससुराल में कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर मधु एलन को गले से लगा लेती है और इस दिन के बाद सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और घर में किसी भी तरीके का कोई कलेश नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।